वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर टीम खेल और खिलाड़ी नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं योम आज़ादी की मुबारकबाद। आप जहां कभी कहीं भी हमें देख रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने शामिल किया है एक ख़ास मेहमान को, जिनका ताल्लुक़ है एक ओलंपिक स्टैंडर्ड मार्शल आर्ट से, एक रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट दुनिया भर में जाना जाता है। तो कौन है मेहमान, क्या बात होगी, इसके लिए कीजिए आप ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप से। चलते हैं इसके लिए फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की ताज़ा तरीन मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। ड्यूरेंट कप 2025 के और एक मुकाबले में वादी से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल क्लब रियल कश्मीर एफसी ने नेरोका एफसी को 2-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। ताहम ग्रुप स्टेज में पॉइंट टेबल में कमी होने के बायस रियल कश्मीर एफसी को इस कप से होना पड़ा एलिमिनेट। डिस्ट्रिक्ट शोपियान में जारी महराज मेमोरियल नॉकआउट वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रॉयल वॉलीबॉल क्लब श्रीनगर ने अनंतनाग वॉलीबॉल क्लब को 3-1 के सेट से हराकर सेमीफाइनल तक रसाई की हासिल। दानिश अहमद को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एजाज से नवाजा गया। इंदरगाम पटन में जारी सुप्रीम फुटबॉल कप 2025 के और एक मुकाबले में SWFC कश्मीर ने शाइनिंग स्टार त्रापर को 6-1 के स्कोर से हराकर आगे के लिए रसाई की हासिल। साहिल अहमद और हाजिक को उनकी शानदार कारकर्दगी के लिए एजाजात से नवाजा गया। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट जम्मू में मुनक़दा 7वीं कलारी पयातु चैंपियनशिप 2025 खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल। चैंपियनशिप में सोबत जम्मू के मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले डिफरेंट एज ग्रुप्स के 300 से ज़ायद खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। श्रीनगर में जारी इंटर बटालियन CRPF हॉकी टूर्नामेंट 2025 का चौथा एडिशन रंगारंग तकरीब के साथ हुआ अख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में 22वीं बटालियन की टीम ने 25वीं बटालियन को 3-1 के स्कोर से हराकर टाइटल किया अपने नाम। अख्तितामी तकरीब पर जीत दर्ज करने वाली टीम को एजाज से नवाजा गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत श्रीनगर में मुनक़दा चौथी ओपन कश्मीर पैंचक सिलात चैंपियनशिप 2025 हुई मुकम्मल। चैंपियनशिप में खेलो इंडिया सेंटर इलाही बाग के खिलाड़ियों ने मेडल टेली में अव्वल मुकाम किया हासिल। चैंपियनशिप में वादी भर से वाबस्ता 300 से ज़ायद एथलीट्स ने जोश के साथ की शिरकत। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में जारी सब जूनियर गर्ल्स फुटबॉल टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल हुआ मुकम्मल। यहाँ से नामजद होने वाले खिलाड़ी रवा माह की 22 तारीख से छत्तीसगढ़ में मुनक़द होने वाली कौमी खवातीन फुटबॉल चैंपियनशिप में कर रहे हैं शिरकत। ये चैंपियनशिप 5 सितंबर तक रहेगी जारी। जलंधर पंजाब में जारी 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर मैनेज कौमी चैंपियनशिप 2025 के दौरान ग्रुप बी में हॉकी JNK ने चंडीगढ़ को 7-2 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया और दूसरे मुकाबले में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के दरमियान मुकाबला रहा ड्रा। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम जम्मू और कश्मीर में इन दिनों खिलाड़ियों को दी जा रही है खुसूसी तरबियत। यहाँ से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी चाइना में मुनक़द होने वाले वर्ल्ड स्कूल गेम्स 2025 में मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए होंगे रवाना। नोएडा उत्तर प्रदेश में मुनक़दा चौथी सब जूनियर अंडर 15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साल मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर को दिलाया सोने का तमगा। नाज़रीन, लोकल स्पोर्ट्स की खबरें आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे मेरे साथी फारूक अहमद। और अब नज़र डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। आज से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ में किया भारत की मेंस हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचेस की सीरीज का आगाज। पहले मैच में है मेजबान कुका बुराज और ब्लू शर्ट्स के माबैन जारी मैच। बकिया 3 मुकाबले 16, 19 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। भारत की टीम मेंस एशिया कप की तैयारी के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया पहुंची। 19 तारीख से किक ऑफ होगा फुटबॉल का सुब्रतो कप। दिल्ली और बेंगलुरु में होंगे मुकाबले। 106 स्कूली टीमें, जिनमें 4 बैरून टीमें शामिल है, कर रही हैं शिरकत। दूसरी तरफ ड्यूरेंट कप में क्वार्टर फाइनल लाइनअप हो गया तय। ईस्ट बंगाल का मुकाबला होगा मोहन बगान के साथ।
कल मेजबान ऑस्ट्रेलिया और टूरिंग साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के माबैन केन्स में खेला जाएगा तीसरा T20 इंटरनेशनल। अभी तक सीरीज 1-1 से बराबर है। T20 सीरीज के बाद 19 अगस्त से 3 ODI की सीरीज खेली जाएगी दोनों टीमों के दरमियान। मेजबान वेस्टइंडीज ने 3 ODI की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। तीसरे ODI में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 202 रन से बड़ी शिकस्त से 2-4 कर दिया। वेस्टइंडीज के कैप्टन शाई होप ने 120 रन की उम्दा इनिंग खेली अपनी टीम के लिए। पेरिस सेंट जर्मन ने UEFA सुपर कप जीत लिया। फाइनल में PSG ने पेनल्टीज पर टॉटनहम हॉटस्पर को 4-3 से हराया। मैच मुकर्रर वक्त में 2-2 से बराबर था, ताहम बाद में इसका फैसला पेनल्टीज पर हुआ और PSG चैंपियन बन गई। स्वीडन के पोल वॉल्टर आर्मांड डुप्लेंटिस ने कर दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम। हंगरी ग्रैंड प्री में डुप्लेंटिस ने 6.2 मीटर की कामयाब कोशिश के साथ ये कारनामा सर अंजाम दिया। ये 13वां मौका है जब इस रिकॉर्डसाज एथलीट ने यह कारकर्दगी दर्ज की है। उधर 13 सितंबर से टोक्यो जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो रही है। 20वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 21 सितंबर तक जारी रहेंगी। 49 इवेंट्स में 2000 एथलीट्स शिरकत करेंगे। दुनिया के 210 ममालिक से इन एथलीट्स का ताल्लुक है। न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट में भी हरा दिया। न्यूजीलैंड ने एक इनिंग और 359 रन से बड़ी कामयाबी हासिल की। कॉनवे, निकोलस और रविंद्र ने बनाई सेंचुरियां। हेनरी और फॉक्स ने लिए फाइवर्स। ओहायो USA में सिंसिनाटी ओपन USA टूर्नामेंट जारी है। वुमेन्स क्वार्टर फाइनल्स में आज स्वेतेक का मुकाबला एना कैलानसिका के साथ होगा। पाउलिनी खेलेंगी कल गॉफ के खिलाफ। दूसरी तरफ मर्दों में सिनर का क्वार्टर फाइनल जो है वो फेलिक्स ऑगर के खिलाफ हुआ और उन्हें कामयाबी हासिल की। और कुछ ही दिन में शुरू होगा साल का चौथा ग्रैंड स्लैम US ओपन। वीनस विलियम्स 45 साल की उम्र में वाइल्ड कार्ड के जरिए पहुंच गई है US ओपन में। दूसरी तरफ मर्दों के इवेंट में मैटियो बर्टीनी जो है वो शिरकत नहीं करेंगे, उन्होंने विड्रॉ किया है टूर्नामेंट से। और अब नाजरीन, आज के मेहमान से मिलने के लिए हम चलते हैं रोशन ख्याल के पास। जूडो एक मार्शल आर्ट खेल है। जूडो का मतलब है जेंटल वे। कहा जाता है पुराने वक्तों में जापान में एक खेल खेला जाता था, बहुत ही वायलेंट खेल था, जिसको कहते थे जिजित्सो। इसमें किक्स भी होती थी, पंचेस भी होते थे, जैसे मर्जी एक दूसरे को मारते थे। दरअसल ये सेल्फ डिफेंस का एक तरीका हुआ करता था। लेकिन फिर 1882 में जुगोरो कानू नामी एक शख्स ने इसको दोबारा शक्ल दी, एक ऐसी शक्ल दी जिसमें किकिंग और पंचिंग अलाउड नहीं की गई, और इसको एक नर्म खेल बनाया गया, एक डिफेंसिव खेल बनाया गया। सेल्फ डिफेंस के लिए इसे मुरतब किया गया। और अगर आप देखेंगे ना, जूडो में ख़ास बात क्या है, जूडो में न सिर्फ फिज़िकल फिटनेस का ख्याल रखा जाता है, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत अच्छा ज़रिया है। अगर आप जूडो खेलें तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मेंटली एज वेल एज़ फिज़िकली। और जहाँ तक जूडो का ताल्लुक़ है, कश्मीर में भी हम जूडो खेलते हैं, यहाँ भी ये खेल काफ़ी मकबूल है। एक ओलंपिक स्पोर्ट है, जाहिर है कि लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ कुछ लड़कियाँ भी इस खेल को फॉलो करती हैं, और उन लड़कियों में एक आउटस्टैंडिंग नाम है काबरा अल्ताफ़ का, जो आज हमारी मेहमान हैं। काबरा, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। थैंक यू सो मच। काबरा, मुझे बताइए, ये जो जूडो का खेल है, इसमें ख़ास बातें क्या हैं? क्योंकि जूडो के बारे में आम लोगों को ये तासुर मिलता है कि ये एक लड़ाई करने वाला खेल है, ये अटैक करने वाला खेल है, ये डिफेंस का खेल नहीं है। कहते हैं भाई जूडो प्लेयर है, इससे बच के रहो, नहीं तो मार देगा। तो जूडो खेल है क्या? जूडो की स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो एक अनआर्म्ड मार्शल आर्ट है। मींस इसमें कोई भी तरीके का एक्सटर्नल जो इक्विपमेंट है हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यूजुअली जूडो में हम लोग थ्रोइंग करते हैं, लॉकिंग, चोकिंग, इसके मुतालिक गेम होती है, या फिर होल्डिंग होती है इसमें। तो इसमें किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी अटैक नहीं है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने के चांसेस है एथलीट को या फिर जो आपका ओपोनेंट है उसको। तो जूडो यूजुअली, जैसे आपने पहले मेंशन किया, जेंटल वे बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको किसी को बहुत हार्शली पीटना है। अगर हम लोग अग्रेशन नहीं है, अगर हम लोग, इट्स अ मेंटल स्ट्रेंथ गेम। हम लोग मेंटली इसमें देखते हैं कि हमें कहाँ पे ओपोनेंट की एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। मेन जहाँ उसकी एनर्जी जा रही है, हम उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके उसी को थ्रो करते हैं। स्किल का कितना अमल दखल है इस खेल में? काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपने मेंशन किया जुगारो कानो का, जैसे आप अभी देखिए जूडो में ज़्यादातर जेंडर, हमारे वेट्स अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है, यूनिफॉर्म हम पहनते हैं जिसका नाम जूडोगी होता है।
जैसे कि ये देख रहे हैं आप कि मैट पे थ्रोइंग होती है, चोकिंग होती है, लॉकिंग होती है, होल्ड पकड़ते हैं, इनसे हम जीत सकते हैं जो भी हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं। और बाकी जो मैट एरिना आप देख रहे हैं येलो पे हम लोग खेलते हैं, इसको हम लोग कंपटीशन एरिया बोलते हैं। और जो ब्लू वाला है वो सेफ्टी एरिया होता है। अंदर वाला 8x8 होता है और बाहर वाला 14x14 होता है। हमारा सेफ्टी एरिया के साथ ही हमारा कंपटीशन एरिया होता है। इसको क्या बोलते हैं, ततामी? हाँ, ततामी बोलते हैं जी। अंदर का एरिया 8 मीटर का होता है? हाँ बिल्कुल, अंदर का एरिया 8 मीटर का होता तो है। ये और सॉफ्ट बाहर होता है, इसमें कोई लगने का या नहीं, चोट? इसमें कोई चांस नहीं कोई होता है चांस लगने नहीं का, होता, बिल्कुल। सॉफ्ट और होता है। प्लेयर्स को पता होता है कि हमें थ्रो कैसे लेना है। ट्रेनिंग के दौरान ही उनको बोला जाता है कि कैसे थ्रोइंग लेनी है, कैसे थ्रो खाना है, तो इट्स कम्प्लीटली सेफ। आमतौर पर प्लेयर्स के दरमियान मुकाबला कितने मिनट का बिल्कुल होता 4 मिनट का मुकाबला होता है। और एक होता है व्हाइट कॉर्नर में, दूसरा होता है ब्लू कॉर्नर में। रेफरी के राइट साइड पे व्हाइट कॉर्नर होता है और उनके लेफ्ट साइड पे ब्लू कॉर्नर में, मींस ब्लू यूनिफॉर्म में एथलीट कंपीट करता है। और अगर 4 मिनट में दोनों के पॉइंट्स बराबर होंगे तो क्या तो होगा? उसके बाद दोनों के पॉइंट्स बराबर होंगे तो उसके बाद गोल्डन स्कोर पे फाइट जाती है। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, बट आप उसमें हार सकते हैं अगर आपने गोल्डन स्कोर में कोई माइनस पॉइंट ले लिया। मतलब अगर थर्ड आपका माइनस पॉइंट आया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे गेम से। वो चीज़ें आप होती अपना बताइए कि आपने इस खेल को कब बुनियादी तौर पर अपनाया और इस खेल ने कैसे आपको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ? सो बेसिकली मैं अपने फादर के साथ पहले बचपन से स्पोर्ट्स करती थी। जब मैं 5-6 साल की थी तब से, तो वो मुझे काफ़ी बोलते थे मार्शल आर्ट्स के बारे में और ज़्यादातर स्पोर्ट्स के बारे में बोलते थे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन कैसा होता है। अल्ताफ अहमद independent। आपके वालिद हैं? जी बिल्कुल। वो खुद बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। आपकी बहन कुदसिया, जी। वो एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन हैं। तो आपका ख़ानदान ही स्पोर्ट्समैन का ख़ानदान है। ये कहाँ से आया और कैसे आपको माँ बाप ने इनकरेज किया और किस हद तक आपकी कामयाबी में आपके वालिदैन का हाथ है? काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने पहले आपको मेंशन किया कि मेरे जो अबू है वो पहले से बोलते थे बचपन से, इवन मेरी मामा भी, कि एक स्पोर्ट्स पर्सन कैसा होता है। स्पोर्ट्स के बारे में पर्टिकुलरली मुझे ये नहीं पता था मैं किस स्पोर्ट को चूज़ करूँगी, बट मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना था। मतलब मुझे अपने अंदर वो चीज़ें चाहिए थी जो एक स्पोर्ट्समैन के अंदर होनी चाहिए। आपने कितनी बार खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया है? मैंने 3 कितनी बार। बार नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया है और कितने मेडल्स हासिल किए? मेरे बेसिकली नेशनल में 8 मेडल है, उसके अलावा मेरे रैंकिंग में 3 मेडल है, और उसके अलावा मैंने इंडिया गेम्स में काफ़ी बार पार्टिसिपेट किया हुआ है। देखिए, जूडो में सिर्फ ये नहीं है कि आप खेलती हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं और बहुत रगड़ना पड़ता है अपने आप को, पसीना बहाना पड़ता है। बिल्कुल। कितना आसान है ये खेल आपके लिए और कितना मुश्किल है अगर आप मेहनत के ज़ाविये निगाह से देखें? आसान इसलिए है कि आपका पैशन होता है तो आपके सामने कोई भी चैलेंज होता है, यू हैव टू फेस इट, और आप उस हिसाब से चलते हैं। डिफ़िकल्टी के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, इंजरी के रिलेटेड आती है, या फिर प्रॉपर जब सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या पेरेंटल सपोर्ट, जब वो नहीं मिलता तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कुछ टाइम के लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। जब आप लाइमलाइट में आती हैं अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, और कामयाबियाँ आप समेटती हैं, मेडल जीतती हैं, उसके साथ साथ चोट भी लगती है, तो कैसे बैलेंस कर पाती हैं अपने आप को और एनकरेज करती हैं? सो इंजरीज़ तो पार्ट ऑफ स्पोर्ट है, हमें उसको वैसे ही लेना चाहिए। इंजरीज़ काफ़ी बार हुई, इवन मेरा नी ऑपरेट हुआ था इस दौरान, या बाकी इंजरीज़ हुई है, बट एक विल होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन में कि आई हैव टू कंटिन्यू। तो कोई भी इंजरी हो, कुछ हो, इट्स फाइन, वो चीज़ें ठीक हो जाती है, देन यू हैव टू गेट बैक अगेन एंड स्टार्ट अगेन, दैट्स ऑल। डू यू थिंक समटाइम्स द सोसाइटी हैज़ दैट social taboo attached to women playing sport? 100%. Have you faced any such situation in life? 100%। मुझे लगता था पहले जब मैं छोटी थी तो आता था, मतलब बाकी लोगों से ये क्रिटिसिज्म एंड ऑल दैट, बट मुझे लगता है इंसान जितना आगे जाता है, जितना आपको फेम मिलता है, ये चीज़ें डबल होती जाती है। जबकि मुझे ये लगता था कि जब आप यू डू समथिंग वेल तो शायद आपको उसके बाद इंकरेजमेंट मिलता है, बट मुझे लगता है इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग एंड वी शुड नो हाउ टू डील विद थिंग्स। ट्रॉफीज़ वगैरह आपने कितनी जीती हैं और पहली जो ट्रॉफी मिली या मेडल आपको मिला वो कब की बात है और उस वक्त आपकी कैफियत कैसी थी? तो मेरा पहला नेशनल मेडल आया था 2013 में, कैडेट एंड जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप देहरादून में मेरा फर्स्ट नेशनल मेडल आया था। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात थी क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था जूडो में, और पेरेंटल सपोर्ट, बिल्कुल। ये स्टेट अवार्ड जब मिला, जी बिल्कुल, स्टेट अवार्ड जब मिला था तो उसके बाद इन्होंने रिसीव किया था मेरे बदले, मैं तब कैंप में थी तो इन्होंने रिसीव किया था। तो माँ बाप का भी सीना जो है काफ़ी चौड़ा हो जाता है जब उसके बच्चे नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में कुछ कारकर्दगी दिखाएं या किसी भी फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाएं, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। तो जो आपके बाकी रिश्तेदार हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके एक्वेंटेंसेस हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो आपके तई कैसा जज्बा रखते हैं, कितना इनकरेज करते हैं
अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला है, खासकर पेरेंट्स के थ्रू मैं बोलूँगी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया जूडो उन दिनों कश्मीर में बहुत कम होता था एंड मेरे पापा को मेरे साथ हर टूर्नामेंट में ट्रैवल करना पड़ता था, कभी मम्मा को ऑफिस से लीव लेके, तो उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। बाकी जो भी रिलेटिव्स थे मुझे तो कभी फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे अबू एंड मम्मा हमेशा मेरे आगे खड़े रहते थे जवाब देने के लिए, तो मुझे उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। देखिए, अब स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। इस स्पोर्ट्स का जैसे कि आपने कहा यूनिफॉर्म जो है बहुत लूज यूनिफॉर्म होती है और इसको आप ग्रिप कर सकते हैं। फिजिकल उस सेंस में नहीं होना, किसी बॉडी पार्ट को आपको पकड़ना नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन ग्रैब दी यूनिफॉर्म एंड देन गो फॉर योर थ्रोज एंड ऑल दैट। तो इस वक्त बताइए, ये जो मुकाबला हो रहा है कहाँ पे हो रहा है और इसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी है? सो बेसिकली अभी हम लोग नेवाजा है, मींस ग्राउंड टेक्निक कर रही हूँ मैं, स्टैंडिंग से ग्राउंड में आई हूँ और अभी मैं लॉक की ट्राई कर रही हूँ। तो लॉक में आप देख रहे हैं ये लड़की जो है एस्केप कर रही है और मैं उसी का एस्केप को लेके मैं उसके ऊपर होल्ड के लिए आई हूँ, जब मुझे लगा होल्ड नहीं है। किसको कहते हैं? चोक, जहाँ पे हम लोग ओपोनेंट को बेहोश कर देते हैं फॉर 5 सेकेंड्स के लिए। हाँ, वो सबमिट कर देता है, इधर वो टैप करके वो कर देगा कैंसिल, ये कर देगा, या फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँगी और जब तक वो ये हो जाए। तो जब चोक हो जाता है तो जाहिर है कि अपोनेंट जो है आपका वो सरेंडर करेगा। हाँ बिल्कुल, इधर वो सरेंडर करता है या फिर हम लोग। ये चैंपियनशिप कौन सी थी जिसको आपने सेकेंडो में खत्म किया? ये हमारी खेलो इंडिया चैंपियनशिप थी, ये मेरी मेडल फाइट थी और उस टाइम पे मैंने इपॉन से नागे मारी थी, जो टेक्निक का नाम है, और वो फुल स्कोर पड़ा है वहाँ पे। कितने सेकंड में आपने ये इसको थ्रो करके जीत लिया? मेरे ख्याल में ये 25 सेकंड का ये है। 25 सेकंड का फुल बाउट। हाँ, फुल और आपको विनर करार दिया गया। हाँ बिल्कुल। तो इसमें कौन सी, जैसे रेफरी ने हाथ उठाया है, इसका मतलब इपॉन है, मतलब फुल स्कोर। जी जी, हाँ। बहुत अच्छा। तो कब की बात है, कौन सी? ये 2019 की बात है, 2020 सॉरी, ये गुवाहाटी की बात है। गुवाहाटी। वहाँ पर जब आप जाते हैं, देखिए लोकल अगर खिलाड़ी आपका अपोनेंट है, जाहिर है उसको बैकअप करेंगे लोग, उसको एनकरेज करेंगे। आपकी जो टीम होती है, आपका स्टाफ जो होता है, स्पोर्ट्स स्टाफ होता है, या आपकी जो बाकी प्लेयर्स होती हैं, वो किस हद तक आपको एनकरेज करती है और उनके एनकरेज करने से आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर होती है? काफ़ी ज़्यादा। इवन मैं पहले की बात करूँगी, जब पहले खेलती थी यहाँ से, तो हमारे कश्मीर से उतने बच्चे नहीं होते थे, बट जम्मू से होते थे। ठीक था, इंकरेजमेंट मिलता था, बट काफ़ी बूस्ट मिलता है जब आपके अपने स्टेट से बच्चे या यूटी से बच्चे साथ हो, वहाँ पे वो आपको सपोर्ट करते हैं, उससे तो डबल इंकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, ओपोनेंट को दूसरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो जो बाहर से बैकअप कर रहे हैं वो आपको बोल रहे हैं कैसे क्या करना है, वो हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि ओपोनेंट को नहीं पता, वो जज नहीं कर पाता कि क्या बोला जा रहा है और इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। मुझे बताइए, ये देखिए आपने कहा कि स्किल का बहुत अमल दखल है, फोकस का बहुत अमल दखल है इस खेल में। आपको अपोनेंट की तरफ नज़रें जमा के रखनी हैं, अपोनेंट आपका कौन सा तरीका अपनाएगा उसको आपको काउंटर करना है। ये चीज़ें जो आप जूडो से सीखती हैं, इनको आपने आगे कहाँ कहाँ यूज़ किया है? जैसे आप फिर उसके बाद आपने कोचिंग को चुना, तो कोचिंग में आपने NIS पटियाला में डिप्लोमा किया है, उसके बारे में बताइए। मैंने अभी डिप्लोमा किया था कंप्लीट NIS पटियाला से, उसके अलावा मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया और मैं अभी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन से लेवल कोचिंग भी कर रही हूँ। कहीं ना कहीं एक एज मिलता है कि जब आप एक एथलीट रह चुके हैं, यू नो कि कैसे कंपटीशन में कैसे सिचुएशंस आती हैं। एक बार आपकी लेवल कोचिंग कंप्लीट हो गई, तो व्हाट इज़ द फ्यूचर होल्डिंग फॉर यू? तो इंडिया से बाहर मैं कोचिंग कर सकती हूँ, उनकी किसी भी कंट्री में इनकी नेशनल इंटरनेशनल टीम को कोच कर सकती हूँ, वो मेरे लिए एक लाइसेंस बना है। यहाँ पर जो आपकी अपोनेंट है ब्लू में, वो आप पे भारी पड़ी, तो ऐसा कभी होता है ना, यू गेट विक्ट्रीज एंड यू गेट बुकेज एज वेल एज ब्रिक बैट्स। व्हेन यू गेट ब्रिक बैट्स, व्हाट्स योर फीलिंग दैट टाइम? काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीलिंग होती है कि यू नो कि कोई ओपोनेंट बहुत ज़्यादा टफ है और इसके साथ compete करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग। हाँ, इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग, बट देन जब आप उसके ऊपर ओवर पावर करते हैं अपनी टेक्निक से, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। अब आप कोच बन गई हैं, खेल भी रही हैं, तो ये जो आपने शमा रोशन की है, इस मशाल को आप बाकी खिलाड़ियों तक भी पहुंचा रही हैं, ताकि और भी बहुत सारे खिलाड़ी आएँ जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जूडो में अपना नाम करें। तो कहाँ आप ट्रेन करती हैं, और अगर कोई खिलाड़ी चाहे जूडो में पार्टिसिपेट करना, उसको किन लोगों को अप्रोच करना है, कहाँ जाना है, और इसके लिए एज ग्रुप क्या है जब वो सीखे, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं
यूनिफॉर्म वगैरह वो कहाँ से मिलती है? सो मैं अभी ट्रेनिंग करा रही हूँ इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पोलो ग्राउंड में, जो लाल चौक में है, वहाँ पे ट्रेनिंग करा रही हूँ। 3 to 6 हमारी टाइमिंग होती है, और किसी को भी अगर पार्टिसिपेट करना हो स्पोर्ट्स काउंसिल के वहाँ पे ऑफिस में आ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। बाकी कोचिंग की बात करूँ तो अभी 1 साल में ही मेरे 2 प्लेयर्स नेशनल में मेडल लाया, जो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है, मुझे लग रहा है जूडो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है कश्मीर में। वेट लिफ्टिंग का और जूडो का क्या, फिजिकल फिटनेस के लिए वेट लिफ्टिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जूडो में थ्रोइंग होती है, और थ्रोइंग में आपको कंप्लीटली एक ओपोनेंट को अपनी आर्म पे, अपने बैक पे लिफ्ट करना होता है। तो कंटिन्यूसली अपने जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ करने के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा वेट ट्रेनिंग भी करते हैं। इट्स वेरी अब गुड इतने फॉर अस। अवार्ड्स आपके सामने, इतनी सर्टिफिकेट्स हैं, इतने मेडल्स हैं, इफ आई टेल यू टू चूज वन व्हिच इज वेरी नियर एंड वेरी डियर टू यू, व्हिच वन विल बी? GFI नेशनल में 2017 में मेरा गोल्ड मेडल आया था, मेरी लाइफ का फर्स्ट गोल्ड मेडल था, एंड दैट वाज आफ्टर माय नी सर्जरी। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अजीज़ है वो मेडल। एक्रोबैटिक्स भी करती हैं आप? जी, जूडो में होती है हमारी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज होती है, काफ़ी ज़्यादा पुलिंग्स होती है जैसे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सब हमारा प्रैक्टिस का पार्ट ही है। जब आप आइंदा अभी कोचिंग कर रही हैं यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे, देखिए ना आमतौर पे श्रीनगर पे फोकस किया जाता है। आपने कहा कि यहाँ पे पोलो ग्राउंड में जो वहाँ पर एक एरिना है जूडो का, वहाँ आ सकते हैं बच्चे, सीख सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा तरीका है जहाँ पर गांव-गांव अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में स्पोर्ट्स काउंसिल वाले अपने कोचेस भेजें और इस खेल को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस खेल या ऐसे खेलों की तरफ राग़िब करें? बेसिकली अभी उनके इनिशिएटिव्स आए हैं, हमारे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे मल्टीपल स्पोर्ट्स होते हैं, और दूसरा माई यूथ माई प्राइड के थ्रू वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में अपने टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है वो अट्रैक्ट हो रही है इन चीज़ों की तरफ, उनको पता चल रहा है कैसे क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स है वहाँ पर। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि हमने 235 स्पोर्ट्समैन को क्लियर किया है और गवर्नमेंट को चाहिए उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स देना। लेकिन साथ में एक और चीज़ भी है कि ये इट्स ए मैटर विच इज सब जुडिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। So how long the sports persons are going to suffer on one count or the other? There is a circular issued by government, but that circular is not being implemented. How do you remove all those hurdles so that the sportsmen who deserve it get the appointment, and that is going to send proper signal, good signal to other sportsmen who are following the suit? मेरे ख्याल में जो अभी हमारी पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उसमें अगर थोड़ी सी अमेंडमेंट आ जाए, जो ओलंपिक स्पोर्ट है हमारे, उनको अगर प्रायोरिटाइज़ किया जाए, और जो दूसरी गेम्स है जो अभी एशियन गेम्स में आती है या फिर जो ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, अगर आप उनको अलग अलग कैटेगरीज में करेंगे, मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो माइनर गेम्स हैं और मेजर गेम्स हैं उनको एक ही क्राइटेरिया से नापा जाता है? हाँ बिल्कुल। यू कैन नॉट ट्रीट देम एट पार. So you have to devise a strategy, you have to devise formulate a policy which would give due weightage to Olympic sport and to national or international other sports. Exactly. So you cannot equate them. Once you start equating a Olympian with a national player, you are going to land in trouble. Yeah, exactly. So that needs to be reviewed. हाँ, वो रिव्यू करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है उस वजह से क्या होगा, जो पुराने हमारे एथलीट्स हैं वो भी आएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम से डिसइंटरेस्टेड हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ दी हुई है स्पोर्ट्स को, और कहीं ना कहीं वो अपनी प्लेस नहीं ढूंढ पा रहे हैं स्पोर्ट्स में, भी जॉब्स नहीं है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मुझे लगता है अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अमेंडमेंट लाया जाए ऐसी पॉलिसीज़ में, तो मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे एक नया फेज देखेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक नया फेज शुरू होगा जहाँ पर स्पोर्ट्समैन को उसका हक दिया जाएगा। आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने जूडो के बारे में बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम बात कर रहे थे काबरा अल्ताफ से, जो कि आउटस्टैंडिंग जूडो प्लेयर हैं। इन्होंने जूडो के हवाले से बात की, और प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए आप चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।